गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, आज हम लॉ में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। बेटा पहले ये समझो, ये वर्ड मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है बेटा। बेटा मिस स्टेटमेंट से हमारा मतलब है, मिस स्टेटमेंट जनरली दो तरह की होती है। पहली बात, अगर आपने कोई बात कही, ठीक है, जो झूठ है, जो गलत है, ठीक है, यानी आपने प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसी बात कही है जो सरासर झूठ है बेटा, बिल्कुल गलत है और आपको पता है कि वो बात गलत है। मतलब इंटेंशनली, जानबूझ के आपने कोई बात पब्लिक से झूठ कही जो आपको कहनी नहीं चाहिए थी। मतलब आपने कोई अनट्रू स्टेटमेंट कही है। अनट्रू मतलब सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो आपने पब्लिक से झूठ बोला है, आपने पब्लिक से झूठ बोला है। या फिर दूसरी मिसस्टेटमेंट होती है बेटा, आपने कोई बात पब्लिक से छुपाई जो आपको छुपानी नहीं चाहिए थी। यानी बेटा बात समझो, पहले केस में मैंने बात कही है, बताई है बात, लेकिन वो बात गलत है। दूसरी केस में मैंने कोई बात बताई ही नहीं जो कायदे में मुझे बतानी चाहिए थी। मतलब ओमिशन। ओमिशन मतलब बेटा छुपाना। तो दो मिस स्टेटमेंट दो तरह की होती है बेटा, झूठ बोलना और छुपाना। तो आपने कोई बात कही जो गलत है और आपको पता है कि वो बात गलत है, मतलब इंटेंशनली, जानबूझ के आपने पब्लिक को कोई बात गलत बताई। तो आपका मोटिव धोखा देने का था बेटा, पब्लिक को फ्रॉड करने का मोटिव था। या फिर आपने कोई बात छुपाई जो आपको प्रोस्पेक्टस में छुपानी नहीं चाहिए थी। मतलब फिर से आपका मोटिव पब्लिक को धोखा देने का था। तो दोनों ही केसेस बेटा फ्रॉड के हैं। इन्हें हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। बेटा अब एक बात याद रखना, अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट करी जाती है, मतलब प्रोस्पेक्टस में कोई बात झूठ बोली जाती है, गलत बात बताई जाती है, या फिर कोई बात, बताओ बेटा, छुपाई जाती है, तो आपने झूठ बोला प्रोस्पेक्टस में या आपने कोई बात छुपाई जो आपको छुपानी नहीं चाहिए थी, तो क्या क्या लायबिलिटी आपके ऊपर आएंगी बेटा। दो लायबिलिटी आएंगी। एक तो क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी बेटा सेक्शन 34 में, और एक आपके ऊपर सिविल लायबिलिटी आएगी बेटे सेक्शन 35 में। ठीक है, बहुत सिंपल से दो सेक्शन से बेटा समझेंगे। चलो पहले पढ़ते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी बेटे, सेक्शन 34 पढ़ते हैं। उसने कहा, इफ अ प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट विच इज मिसलीडिंग, इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट विच इज मिसलीडिंग, मतलब आपने प्रोस्पेक्टस में कोई बात बताई जो कि बिल्कुल गलत है, मिसलीडिंग है, झूठ बोला बेटा आपने प्रोस्पेक्टस में पब्लिक से झूठ बोला है, कोई ऐसी बात बताई है जो बिल्कुल गलत है बेटा, झूठ बोला है आपने प्रोस्पेक्टस में। या फिर ओमिशन ऑफ एनी मैटर इज मिसलीडिंग, मतलब ओमिशन मतलब आपने प्रोस्पेक्टस में कोई बात छुपाई है जो आपको छुपानी नहीं चाहिए थी बेटा। ठीक है, देन एवरी पर्सन who has authorized the issue of such prospectus shall be liable under section 447। तो उस केस में अगर
प्रोस्पेक्टस में आपने झूठ बोला या आपने प्रोस्पेक्टस में कोई बात छुपाई, तो हर वो व्यक्ति जिसकी कंसेंट से प्रोस्पेक्टस इशू किया गया था, हर वो व्यक्ति जिसकी कंसेंट से प्रोस्पेक्टस इशू किया गया था, लायबल होगा अंडर सेक्शन 447। और बेटा अगर आपको याद हो, सेक्शन 447 में हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था बेटा, सेक्शन 447 पनिशमेंट दी गई है बेटा फ्रॉड की, कि अगर फ्रॉड किया जाएगा तो क्या पनिशमेंट लगेगी। और बेटा पनिशमेंट क्या है? सबसे पहले तो बेटा इम्प्रिजनमेंट है। इम्प्रिजनमेंट है कितनी? मिनिमम बेटा 6 मंथ्स की, मैक्सिमम जा सकती है 10 साल तक, ठीक है। और फाइन भी लगता है बेटा। कितना फाइन? मिनिमम जितने का फ्रॉड है, तो जितने रुपए का फ्रॉड हुआ है मिनिमम उतना फाइन, और मैक्सिमम जा सकता है 3 टाइम्स द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड। तो अगर फ्रॉड बेटा 10 करोड़ रुपए का हुआ है तो मिनिमम फाइन जो लगेगा वो 10 करोड़ तो है ही है, और मैक्सिमम ये जा सकता है 3 गुना तक, मतलब 30 करोड़ रुपए तक। पॉइंट समझ आया बेटा? पक्का? तो मैंने क्या कहा, अगर आपने प्रोस्पेक्टस में झूठ बोला या प्रोस्पेक्टस में कोई बात छुपाई, तो हर वो व्यक्ति जिसकी कंसेंट से प्रोस्पेक्टस इशू किया गया था, हर वो व्यक्ति 447 में लायबल होगा पनिशमेंट के लिए। इंप्रिजनमेंट मिनिमम 6 मंथ्स हो सकती है, मैक्सिमम 10 साल तक जा सकती है। फाइन लगेगा बेटा मिनिमम जितने का फ्रॉड है और मैक्सिमम 3 गुना फ्रॉड का, ठीक है। हाउएवर बेटा आप बच सकते हो, आप बच सकते हो बेटा। सेक्शन 447 की जो पनिशमेंट है ना, उससे आप बच सकते हो अगर आप ये प्रूफ कर दो कि जो झूठ बोला गया है या जो बात छुपाई गई है वो इमैटीरियल है। इमैटीरियल मतलब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो झूठ बोला गया है या जो बात छुपाई गई है वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पब्लिक के लिए नहीं थी। अगर आप इस बात को प्रूफ कर देते हो तो आप सेक्शन 447 की पनिशमेंट से बेटे बच सकते हो। या फिर आप ये प्रूफ कर दो, क्या he had reasonable ground to believe that the statement was true। बेटा मैं आपको समझा देता हूं अभी। एंड he continued to believe it up to the time of issue of prospectus that statement was true और omission was necessary। मैं बेटा सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं आपको। बेटा अगर आप ये प्रूफ कर दो ना, अगर आप ये प्रूफ कर दो कि ये फ्रॉड का केस नहीं है बेटा, ये फ्रॉड नहीं किया हमने, ये हमने किया है, ये हमसे हुआ है इनफैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन। याद करो बेटा, आपने फाउंडेशन में फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ा हुआ है बेटा। फ्रॉड क्या होता है बेटा? सुनो, फ्रॉड क्या होता है? मैंने आपसे कुछ कहा, जो कहा वो गलत है और मुझे पता है कि वो बात गलत है, मतलब जानबूझ के इंटेंशनली मैंने आपको कोई बात गलत बताई, यहां कुछ बात आपसे छुपाई, जानबूझ के मैंने ये काम किया है बेटा, तो ये फ्रॉड है। अच्छा, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा? मैंने आपसे कुछ कहा, जो कहा वो गलत है, बट मुझे लगता है कि वो बात सही है, मतलब मुझे लगता था कि वो बात सही है इसलिए मैंने आपसे कही, बट एक्चुअल में वो बात सही नहीं थी बेटा, एक्चुअल में वो बात गलत थी। मतलब मैंने जानबूझ के आपके साथ धोखा नहीं किया है, इनफैक्ट आपके साथ धोखा बाय चांस हो गया। तो अगर आप ये प्रूफ कर दो ना
कि ये फ्रॉड का केस नहीं है, मतलब जानबूझ के हमने कुछ नहीं किया, हमें लगता था कि ये बात सच है बट एक्चुअल में वो बात सच नहीं थी। तो अगर आप ये प्रूफ कर दो कि ये फ्रॉड का केस नहीं है बल्कि मिसरिप्रेजेंटेशन का केस है, तो आप सेक्शन 447 की पनिशमेंट से बेटे बच सकते हो। बात समझ आई? समअप कर दूं बेटा सेक्शन 34। सुनो, सेक्शन 34 कहता है आपने प्रोस्पेक्टस में कोई बात बताई जो बिल्कुल क्या है, गलत, या आपने कोई बात छुपाई जो आपको छुपानी नहीं चाहिए थी, तो उस केस में हर वो पर्सन जिसकी कंसेंट से प्रोस्पेक्टस इशू किया गया था लायबल होगा सेक्शन 447 में। हाउएवर सेक्शन 447 की पनिशमेंट से आप बच सकते हो अगर आप यह प्रूफ कर दो कि जो बात गलत बताई गई है या जो बात छुपाई गई है वो मटेरियल नहीं थी, मतलब उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो आप बच सकते हो। या फिर आप यह प्रूफ कर दो कि हमने जानबूझ के इंटेंशनली कुछ नहीं किया है, अनइंटेंशनली हो गया, मतलब हमें लगता था कि वो बात सच है बट एक्चुअल में वो बात गलत निकली। पक्का? तो अगर आप ये प्रूफ कर दो कि वो केस फ्रॉड, हमने फ्रॉड नहीं करा है, हमने जानबूझ के इंटेंशनली कुछ नहीं किया है, इट इज अ केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो तो आप बच सकते हो सेक्शन 447 की पनिशमेंट से। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई? ये कौन सा सेक्शन हो गया? सेक्शन 34 क्रिमिनल लायबिलिटी। अब बात करते हैं सेक्शन 35 जो कि है बेटा सिविल लायबिलिटी। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना है बस बेटा। देखो, व्हेन इज सेक्शन 35 अट्रैक्टेड, पढ़ो, इफ अ प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट विच इज मिसलीडिंग, मतलब वही बात, आपने झूठ बोला, प्रोस्पेक्टस में आपने कोई बात गलत बताई, या फिर ओमिशन, कोई बात आपने छुपाई है प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। और अब ध्यान से सुनना, और एनी पर्सन सब्सक्राइब्स फॉर सिक्योरिटीज एक्टिंग ऑन सच स्टेटमेंट और ओमिशन, any such person sustains any loss as a consequence thereof, then section 35 is attracted। अब सुनो बेटा, आपने झूठ बोला प्रोस्पेक्टस में या आपने कोई बात छुपाई और पब्लिक के किसी मेंबर ने उस गलत स्टेटमेंट के बेसिस पे या उस ओमिशन के बेसिस पे शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीद ली और खरीदने की वजह से उसको नुकसान हो गया, तो कौन करेगा उस नुकसान की भरपाई बेटा? सेक्शन 35 आपको यह बात बताएगा। मैंने क्या कहा? आपने प्रोस्पेक्टस में झूठ बोला या कोई बात छुपाई और इस बेसिस पे किसी पर्सन ने पब्लिक की सिक्योरिटीज, कंपनी की सिक्योरिटीज को क्या कर लिया? सब्सक्राइब कर लिया, और सब्सक्राइब करने से उसे हो गया बेटा नुकसान। तो कौन करेगा इस नुकसान की भरपाई बेटा? सेक्शन 35 आपको यह बात बताएगा। और नीचे पढ़ो, कौन करेगा इस नुकसान की भरपाई बेटा? कौन कौन होंगे पर्सन्स लायबल? तो बेटा कंपनी लायबल होगी, एवरी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कंपनी का डायरेक्टर, एवरी पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड हिमसेल्फ टू बी नेम्ड and is named in the prospectus as a director of the company or agreed to become a director of the company, तो जिसने अपना कंसेंट दिया है टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अच्छा, प्रमोटर लायबल होगा बेटा, हर वो व्यक्ति लायबल होगा जिसकी कंसेंट से प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, और एक्सपर्ट भी लायबल होगा बेटा। याद करो सेक्शन 26 मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, 4 बातें बताई थी मैंने, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स, डिक्लेरेशन, एक्सपर्ट का कंसेंट, बिना एक्सपर्ट के कंसेंट के बेटा प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हो सकता है, तो वो एक्सपर्ट भी मिस स्टेटमेंट के लिए लायबल होगा बेटा, क्योंकि उसी की कंसेंट से बेटा प्रोस्पेक्टस क्या किया गया था? इशू किया गया था। तो सिंपल वर्ड्स में बेटा मैं अगर बोलूं तो कौन कौन लायबल है? शॉर्ट में, कंपनी,
डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट और हर वो व्यक्ति जिसकी कंसेंट से प्रोस्पेक्टस क्या हुआ था, इशू, ऑथराइज्ड द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जिसकी कंसेंट से प्रोस्पेक्टस इशू हुआ था, हर वो व्यक्ति बेटा मिसस्टेटमेंट के लिए क्या होगा, लायबल होगा। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ठीक है, चलो एक बार दोबारा यहां तक मैंने क्या कहा। आपने प्रोस्पेक्टस में झूठ बोला या कोई बात छुपाई और इस बेसिस पे पब्लिक के किसी मेंबर ने कंपनी की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करा और उसे क्या हो गया, नुकसान। तो कौन भरपाई करेगा बेटा, कंपनी भरपाई करेगी, डायरेक्टर भरपाई करेंगे, प्रमोटर भरपाई करेंगे, एक्सपर्ट भरपाई करेगा जिसकी कंसेंट से वो प्रोस्पेक्टस इशू हुआ था, और हर वो पर्सन भरपाई करेगा जिसने अपना कंसेंट दिया था फॉर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। पक्का? अब इस सेक्शन में 35 में पनिशमेंट क्या है बेटा? इस सेक्शन में पनिशमेंट क्या है? पहली बात तो बेटा, जिस पर्सन ने उस गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बेटा कंपनी की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब किया था और उसे नुकसान हुआ था, तो जितने रुपए का नुकसान हुआ है उतने रुपए की पनिशमेंट आपके ऊपर पड़ेगी बेटा। तो अगर कंपनी की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने की वजह से उसे 1 करोड़ का नुकसान हुआ है तो 1 करोड़ रुपए की पनिशमेंट बेटा पड़ेगी कंपनी के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर, प्रमोटर के ऊपर, एक्सपर्ट के ऊपर और हर उस व्यक्ति के ऊपर जिसकी कंसेंट से प्रोस्पेक्टस क्या हुआ था, इशू। मतलब एवरी पर्सन लायबल फॉर मिसस्टेटमेंट शैल बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ compensation to every person who has sustained any loss or damage। तो याद रखना, आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा हर उस व्यक्ति को जिसको नुकसान हुआ है उस फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या फिर ओमिशन की वजह से। तो फॉल्स इंफॉर्मेशन की वजह से, ओमिशन की वजह से हर उस व्यक्ति को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा आपको जिसको नुकसान हुआ है बेटा। ठीक है, और दूसरा है आपको पनिशमेंट लगेगी फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग एनी पर्सन टू इन्वेस्ट मनी अंडर सेक्शन 36। बेटा और मैं इसमें अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, सेक्शन 36 अभी हमने करा नहीं है, करना है, इसी लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली कवर करेंगे बेटा। सेक्शन 36 में ना अगर आप फ्रॉडुलेंटली मतलब फ्रॉड के थ्रू अगर आप किसी पर्सन को इंड्यूस करते हो टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, मतलब फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या ओमिशन के बेसिस पे आप किसी पर्सन को इंड्यूस कर रहे हो कि हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज को क्या करो, सब्सक्राइब करो, तो आपके ऊपर पनिशमेंट लगती है बेटा सेक्शन 447 की। फ्रॉड का केस है ना, तो 447 अट्रैक्ट हो जाता है बेटा। क्लियर हुआ? पक्का? चलो 3 बातें अभी तक पढ़ी हैं हमने सेक्शन 34 में। सुनो, पहली बात, आपने प्रोस्पेक्टस में झूठ बोला या कोई बात छुपाई, उस बेसिस पे पब्लिक के किसी मेंबर ने कंपनी की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करा और उसे क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो कौन करेगा उस नुकसान की भरपाई बेटा? कंपनी करेगी, डायरेक्टर करेंगे, प्रमोटर करेंगे, एक्सपर्ट करेंगे और हर वो पर्सन करेगा जिसकी कंसेंट से प्रोस्पेक्टस क्या किया गया था, इशू। अच्छा, पनिशमेंट कितने रुपए की पड़ेगी बेटा? जितने रुपए का नुकसान हुआ है हर उस पर्सन को जिसने कंपनी की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब किया है ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन और ओमिशन, उतने रुपए का कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा बेटा। ठीक है, दूसरा आपके ऊपर बेटा सेक्शन 36 भी लगेगा क्योंकि आपने फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस किया है पर्सन्स को, पब्लिक को टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। आपने इंड्यूस किया है पब्लिक को टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन और ओमिशन। तो सेक्शन 36 के हिसाब से आपको सेक्शन 447 भी आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा और आपके ऊपर क्या आएगा बेटा? 447 में पनिशमेंट क्या थी?
आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट है, मिनिमम 6 मंथ्स मैक्सिमम 10 ईयर्स, और दूसरा क्या है, फाइन, कितना, जितने का फ्रॉड है, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 3 टाइम्स द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। मेरे ख्याल से बेटा समझ आया। अच्छा, डिफेंसेस मतलब क्या आप सेक्शन 34 से बच सकते हो, सॉरी सेक्शन 35 से बच सकते हो क्या मैं पनिशमेंट से बच सकता हूं क्या मैं इस पनिशमेंट से बच सकता हूं क्या? बिल्कुल बच सकते हो बेटा। नो पर्सन शैल बी लाइबल अंडर सेक्शन 35 इफ ही प्रूव्स दैट having consented to become a director of the company, he withdrew his consent before the issue of the prospectus and that it was issued without his consent or authority। सुनो, अब बेटा मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मुझे पता चला बेटा कि कंपनी जो है ना वो प्रोस्पेक्टस में कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन देने वाली है या कुछ ओमिशन करने वाली है जो उसे करना नहीं चाहिए। तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने कहा कि भैया अगर तुम लोगों ने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी या अगर तुम लोगों ने कोई बात छुपाई तो मैं इस कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनूंगा। ठीक है, मैं अपना कंसेंट विड्रॉ करता हूं टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैं अपना कंसेंट क्या कर रहा हूं, विड्रॉ, मतलब कल को अगर पब्लिक के किसी मेंबर को इस प्रोस्पेक्टस के वजह से कोई नुकसान हुआ तो मुझे उसके लिए लायबल ठहराया नहीं जाएगा। तो याद रखना आप उस केस में बच सकते हो बेटा। तो सुनो, कौन बच सकता है बेटा, जिसने जो डायरेक्टर बनने के लिए जिसने अपना क्या दे दिया था, कंसेंट, बट प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले उसने अपने कंसेंट को क्या कर लिया था, विड्रॉ। तो मुझे बताओ, मैंने अपना कंसेंट दे दिया था कि ठीक है मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं, बट जैसे ही मुझे पता चला कि कंपनी फ्रॉड करने वाली है मैंने अपने कंसेंट को क्या कर लिया बेटा, विड्रॉ कर लिया। कब करना है विड्रॉ बेटा, प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले कर लेना, कंसेंट विड्रॉ कर लेना बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो अगर मैंने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया है बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस तो प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट के लिए मुझे लायबल ना ठहराया जाए, क्योंकि मैंने अपने कंसेंट को क्या कर लिया था, विड्रॉ, पहला। दूसरा, no person shall be liable under section 35 if he proves that prospectus was issued without his knowledge or consent and that on becoming aware of its issue he forthwith gave a public notice to this effect। अच्छा सुनो बेटा, आप ना एक तरीके से और बच सकते हो सेक्शन 35 की पनिशमेंट से, और वो क्या है, सुनो ध्यान से बेटा। मैं कंपनी में एक अहम पोजीशन होल्ड करता हूं, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, मुझे पता ही नहीं कि प्रोस्पेक्टस इशू करा गया है, मतलब मेरी नॉलेज के बगैर प्रोस्पेक्टस क्या किया गया है, इशू करा गया है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मुझे पता चला अच्छा प्रोस्पेक्टस इशू किया है, उस प्रोस्पेक्टस में फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, उस प्रोस्पेक्टस में कोई बात छुपाई गई है, तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने दे दिया अपना पब्लिक नोटिस। क्या दे दिया, पब्लिक नोटिस मतलब आपको न्यूज़पेपर में एक इश्तेहार देना है बेटा, और क्या लिखना है उस इश्तेहार में, एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखना है कि जो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है वो मेरी नॉलेज के, मेरे कंसेंट के बगैर इशू किया गया है। तो कल को अगर प्रोस्पेक्टस में कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन है या कोई बात छुपाई गई है, ठीक है, और उसकी वजह से किसी पर्सन को नुकसान हो जाता है तो मेरी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि प्रोस्पेक्टस मेरी नॉलेज के विदाउट इशू करा गया है। मुझे पता नहीं है कि ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस इशू करा गया है, मुझसे पूछा नहीं गया है बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस। पॉइंट बताओ, बात समझ आई? तो दो केसेस मैंने अभी तक बताए बेटा, कौन कौन से दो केसेस। पहला,
मैंने डायरेक्टर बनने के लिए अपना क्या दे दिया था, कंसेंट, बट जैसे ही मुझे पता चला कि प्रोस्पेक्टस में कुछ झूठ बोला गया है या कोई बात छुपाई गई है, मैंने अपना कंसेंट क्या कर लिया था, विड्रॉ। और क्योंकि मैंने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया है, मुझे लायबल ठहराया ना जाए, पहला। दूसरा, अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि प्रोस्पेक्टस आपके कंसेंट के बगैर इशू किया गया है और आप इस बात का क्या दे देते हो, पब्लिक नोटिस, कि भाई प्रोस्पेक्टस मेरी कंसेंट के बगैर दिया गया है, तो अगर प्रोस्पेक्टस में कल को कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन है या कोई ओमिशन है तो उसके लिए मुझे लायबल ठहराया ना जाए। अगर आप ये पब्लिक नोटिस दे देते हो तो भी आप सेक्शन 35 की पनिशमेंट से बच सकते हो। ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या है, अ पर्सन हु मेक्स एनी स्टेटमेंट on the basis of report of an expert shall not be liable under section 35 if it is proved that the statement made by such person was a correct and fair representation of the statement made by the expert। मेरी बात सुनो बेटा। बेटा अब आपको अच्छी तरह पता है कि हमने सेक्शन 26 पढ़ा था, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, और उसमें बेटा साफ साफ ये बात कही गई है कि एक्सपर्ट के कंसेंट के बगैर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हो सकता। तो मेरी बात सुनो, अब हुआ क्या है, अ पर्सन हु मेक्स एनी स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ एन एक्सपर्ट। अब सुनो, एक्सपर्ट ने बेटा अपनी क्या दे दी, रिपोर्ट दे दी। एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बेसिस पे मैं डायरेक्टर, मैंने अपनी क्या दे दी, एक स्टेटमेंट दे दी। ठीक है। प्रोस्पेक्टस में मैंने क्या कहा, एक्सपर्ट ने बेटा अपनी क्या दी है बताओ, रिपोर्ट दी है, कंसेंट दिया है अपना, उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे डायरेक्टर ने कुछ कह दिया, और यानी अपनी एक क्या दे दी, स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में। ठीक है। तो और ये स्टेटमेंट बाद में निकली बेटा फॉल्स। डायरेक्टर ने जो स्टेटमेंट दी है ये बाद में क्या निकली बेटा, फॉल्स निकली। तो उन्होंने कहा अगर ये डायरेक्टर प्रूफ कर दे कि जो स्टेटमेंट उसने दी थी वो एक्सपर्ट के रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करती थी, मतलब एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बेसिस पे वो स्टेटमेंट दी गई थी, तो अगर डायरेक्टर ये प्रूफ कर देता है कि उसने जो स्टेटमेंट दी है वो एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पे ही दी गई थी, तो डायरेक्टर बच सकता है बेटा। एक्सपर्ट नहीं बचेगा बट डायरेक्टर बच सकता है, क्योंकि डायरेक्टर की स्टेटमेंट दी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ दैट एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट तो मरेगा बेटा, लेकिन डायरेक्टर बच सकता है ये बोल के कि भाई मैंने ये स्टेटमेंट अपने आप से नहीं दी है, मैंने तो ये स्टेटमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पे दी थी। अब जब एक्सपर्ट की रिपोर्ट गलत थी तो मेरी स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत हो गई, बट इंटेंशन मेरी गलत नहीं थी। पहले तो बेटा बात समझ आई, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, the person who made the statement on the basis of statement made by the expert had reasonable ground to believe and did up to the time of issue of prospectus believe that expert was competent to make it। अच्छा, अब वो कह रहा है डायरेक्टर ये अगर प्रूफ कर देता है कि एक्सपर्ट ने जो रिपोर्ट दी थी ना, एक्सपर्ट ने जो रिपोर्ट दी थी, डायरेक्टर अगर ये प्रूफ कर देता है कि एक्सपर्ट इतना कॉम्पिटेंट था कि वो ये रिपोर्ट दे सकता था, मतलब सोचो वो जो एक्सपर्ट है वो खूब एक्सपीरियंस था, खूब एक्सपीरियंस है उसे, प्रॉपर नॉलेज है बेटा उसे, प्रॉपर नॉलेज, मतलब उस एक्सपर्ट को ना बेटा इंडस्ट्री में काम करते हुए 30-35 साल हो चुके हैं। तो इसका मतलब बताओ कितना एक्सपीरियंस्ड है वो एक्सपर्ट। तो एक बार बताओ, ऐसे एक्सपर्ट ने अगर रिपोर्ट दी है इसका मतलब हम मान के चलेंगे ना कि वो एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है टू गिव दैट रिपोर्ट, उसमें वो कॉम्पिटेंसी है कि वो ये रिपोर्ट दे सकता है। तो बताओ बेटा, डायरेक्टर ने अपनी जो स्टेटमेंट दी है वो ऐसे एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे दी है जो एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है,
खूब एक्सपीरियंस है उसे, खूब नॉलेज है। तो सोचो बेटा, अगर ऐसा एक्सपर्ट है तो ऐसे एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे शक कौन करेगा? क्योंकि बेटा वो एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है, नॉलेज है उसे, एक्सपीरियंस है। तो हमने तो जो स्टेटमेंट दी है ऐसे एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बेसिस पे दी है जो कॉम्पिटेंट है, जो हाईली क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, जिसके पास नॉलेज का भंडार है। ऐसे एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बेसिस पे हमने स्टेटमेंट दी है। तो देयर वाज नो डाउट अबाउट दैट रिपोर्ट। हमें तो उस रिपोर्ट पे डाउट था ही नहीं, क्योंकि वो एक्सपर्ट इतना क्वालिफाइड, इतना एक्सपीरियंस्ड, इतना नॉलेज वाला पर्सन है। अच्छा, फिर आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि एक्सपर्ट ने उस रिपोर्ट के लिए अपना क्या दिया था? कंसेंट दिया था। याद करो सेक्शन 26। और कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल करने से पहले उसने अपने कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया था। तो बेटा 4 बातें प्रूव करनी पड़ेंगी आपको। सुनो, मेरी बात सुनो, डायरेक्टर को 4 बातें प्रूव करनी है। कौन कौन सी? कि जो स्टेटमेंट उसने दी है, ठीक है, वो अपने आप नहीं दी है, अपने मन से नहीं दी है, वो एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पे दी है। ठीक है। दूसरी बात उसे प्रूव करनी पड़ेगी कि जिस एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बेसिस पे उसने स्टेटमेंट दी है वो हाईली कॉम्पिटेंट है। तो कोई डाउट था ही नहीं कि वो रिपोर्ट भी गलत हो सकती है। तीसरा आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट दे दिया था फॉर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। और चौथा आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं किया था बिफोर फाइलिंग अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार। तो अगर आप ये 4 बातें प्रूफ कर देते हो तो बेटा आप बच सकते हो, नहीं तो आपको पनिशमेंट होगी बेटा सेक्शन 35 के हिसाब से। समझ आया बेटा? अब बच्चे लास्ट आता है लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। सिंपल बात है, पढ़ो। Where it is proved that prospectus has been issued with intent to defraud the applicants or any other person or for any fraudulent purpose. Every person referred to in section 35. कौन कौन referred है बेटा? Company, director, promoter, expert, any person who has authorized the issue of prospectus shall be, क्या लिखा हुआ है? shall be personally liable बेटा। मतलब उनकी लाइबिलिटी बेटा पर्सनल लाइबिलिटी भी होगी विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो उनकी लाइबिलिटी बेटा अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। मतलब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेटा लायबल ठहराया जा सकता है। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? लायबल। समझ आया बेटा सबको? चलो, ये आपके हो गए बेटा सेक्शन 34 और 35। अब पढ़ लेते हैं बेटा सेक्शन 36। सिंपल सा सेक्शन है। पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्संस टू इन्वेस्ट मनी, सेक्शन 36। मेरे को बताओ क्या कह रहा है सेक्शन 36? कंपनी फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉड के थ्रू इंड्यूस कर रही है पब्लिक को कि हमारी कंपनी में पैसा क्या करो? इन्वेस्ट। फ्रॉड के थ्रू इंड्यूस कर रही है पब्लिक को कि हमारी कंपनी में पैसा क्या करो? इन्वेस्ट करो। तो उन्होंने कहा इफ अ पर्सन आइदर नोइंगली मतलब जानबूझ के, इंटेंशनली, नोइंगली मतलब इंटेंशनली, और रेकलेसली मतलब केयरलेसली, मेक्स एनी स्टेटमेंट, प्रॉमिस और फोरकास्ट विच इज फॉल्स, डिसेप्टिव और मिसलीडिंग, और डेलिबरेटली कंसील्स एनी मटीरियल फैक्ट। तो वही बात आ गई कि जानबूझ के या केयरलेसली आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन पब्लिक को बताई, या फिर आपने कोई बात पब्लिक से छुपाई। अब चाहे वो जानबूझ के हो या अनजाने में हो, कोई गलत बात बताई या फिर कोई बात छुपाई, तो सो एज टू इंड्यूस एनी पर्सन टू एंटर इनटू एनी अग्रीमेंट फॉर एक्वायरिंग, डिस्पोजिंग और सब्सक्राइबिंग और अंडरराइटिंग एनी सिक्योरिटीज।
एनी अग्रीमेंट द पर्पस ऑफ विच इज टू सिक्योर प्रॉफिट to any of the parties from the yield of securities or by reference to fluctuations in the value of the securities or any agreement for obtaining credit facilities from bank or financial institutions। बेटा मैं आपको समझा देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करी या कोई बात छुपाई, ठीक है, ताकि आप पब्लिक के साथ पब्लिक को इंड्यूस कर सको एक अग्रीमेंट में एंटर होने के लिए। वो एग्रीमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने का हो सकता है, वो अग्रीमेंट सिक्योरिटीज को बेचने का हो सकता है, वो अग्रीमेंट सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने का हो सकता है, या वो अग्रीमेंट सिक्योरिटीज को अंडरराइट करने का हो सकता है, या फिर वो अग्रीमेंट प्रॉफिट कमाने का हो सकता है, या फिर वो अग्रीमेंट बैंक से लोन लेने का हो सकता है, लोन फ्रॉम बैंक। वो अग्रीमेंट, मेरी बात सुनो, आपने कोई झूठ बोला या आपने कोई बात छुपाई, ठीक है, मोटिव क्या है? ताकि आप पर्सन्स को इंड्यूस कर सको कि भाई सिक्योरिटीज को खरीदो, ठीक है, या सिक्योरिटीज को बेचने का अग्रीमेंट है, या फिर अंडरराइट करने का अग्रीमेंट है, या फिर प्रॉफिट कमाने का अग्रीमेंट है, या फिर बैंक से लोन लेने का अग्रीमेंट है। अगर आपने किसी पर्सन को इंड्यूस करा कि हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, तो याद रख लेना आपके ऊपर बेटा सेक्शन 36 अट्रैक्ट हो जाएगा। और सेक्शन 36 कहता है कि such person shall be liable for fraud under section 447। ठीक है, एक बार दोबारा बोल दूं, इंटेंशनली या अनजाने में आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन बताई या आपने कोई बात छुपाई ताकि आप पर्सन्स को इंड्यूस कर सको। किस चीज के लिए इंड्यूस कर रहे हो? अग्रीमेंट में एंटर होने के लिए। अब वो अग्रीमेंट किसी भी चीज का हो सकता है बेटा, सिक्योरिटीज को खरीदने का हो सकता है, बेचने का हो सकता है, सब्सक्राइब करने का हो सकता है, अंडरराइट करने का हो सकता है, या फिर प्रॉफिट कमाने का अग्रीमेंट हो सकता है, या फिर बैंक से लोन लेने का अग्रीमेंट हो सकता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने का हो सकता है। बेटा अग्रीमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। आपने पर्सन्स को इंड्यूस करा है कि हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो बाय स्पेसिफाइंग फॉल्स इंफॉर्मेशन और ओमिशन। तो उस केस में जिसने फ्रॉड किया है वो सेक्शन 447 में क्या होगा बेटा? लायबल होगा। ठीक है, ये बेटा आपका सेक्शन 36। और आज का बेटा लास्ट हम करेंगे सेक्शन 37। सिंपल सा है, खास कुछ नहीं। एक्शंस बाय अफेक्टेड पर्संस। बेटा अफेक्टेड मतलब जिसके साथ फ्रॉड हुआ है ना, जो अफेक्टेड है बाय फ्रॉड। तो हम इसे फाउंडेशन याद करो, हम इसे क्या नाम देते थे? अग्रीव पार्टी। बेटा अग्रीव पार्टी मतलब जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो सेक्शन 37 कहता है कि अग्रीव्ड पार्टी के पास क्या राइट्स हैं। अग्रीव्ड पार्टी के पास क्या राइट्स हैं? उसने कहा अ सूट मे बी फाइल्ड और एनी अदर एक्शन may be taken under section 34, 35 or 36 by any person or group of persons or any association of persons affected by any misleading statement or omission of any matter stated in the prospectus। ठीक है, उन्होंने कहा कि अग्रीव पार्टी के पास क्या राइट है? वो सूट फाइल कर सकता है, ठीक है, या वो चाहे तो कोई और एक्शन ले सकता है। किसके अगेंस्ट? वही सेम बेटा, कंपनी के अगेंस्ट, प्रमोटर के अगेंस्ट, डायरेक्टर के अगेंस्ट, एक्सपर्ट के अगेंस्ट, या हर उस पर्सन के अगेंस्ट जिसकी कंसेंट से प्रोस्पेक्टस क्या किया गया था, इशू किया गया था। सब मेरे को बताओ, ये बात समझ आई बेटा? पक्का? तो ये बेटा आपके 4 हमने छोटे छोटे सेक्शंस डिस्कस करे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है बेटा इसमें। 34, 35, 36 और 37। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।